नेक्स्ट है नगरीकरण और औद्योगिकरण। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नगरीकरण और औद्योगिकरण, पहले गांव से नगरों का विकास हुआ और वहां बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित हुए, जिसके कारण जातीय भेदभाव में कमी आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जाति संबंधी जो भेदभाव थे वो धीरे धीरे कम हो गए और उच्च जातियों का जो निम्न जातियों पर नियंत्रण था, कंट्रोल, क्योंकि वो ये मानकर चलते थे निम्न जाति के लोग हमेशा उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो जो कंट्रोल उनके ऊपर था वो कंट्रोल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ नगरों के अंदर अपनी असली जाति को छुपाकर रहना या कोई नई जाति का नाम देना वो भी आसान था, क्योंकि नगरों में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती थी, कोई किसी को पर्सनली इतने अच्छे से नहीं जानता था, तो वहां पर जाति संबंधी परिवर्तन जो था वो बहुत इजीली हो पाया, जितना इजीली ग्रामीण समाज में नहीं होता था। लेकिन नगरों में ये प्रोसेस और ज्यादा आसान हो गया और नगरों के अंदर अगर कोई निम्न जाति उच्च जाति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को फॉलो करती है तो कोई उसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि वहां शिक्षा का प्रसार हो चुका था नगरों में और लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि निम्न जाति को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब संस्कृतिकरण के द्वारा उन्हें एक सम्मानित पद दिया जाएगा, समाज में एक सम्मानित स्थिति प्रदान की जाएगी। नवीन संविधान एवं कानून, ये सब तो सिर्फ सामाजिक रूप पर हो रहा था, लेकिन कानून और संविधान ने भी संस्कृतिकरण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना था और इस अधिनियम के अंतर्गत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया। एंड 1954 के अंदर विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। तो ये कुछ कानून और संविधान के अंतर्गत कुछ कानून ऐसे थे जिन्होंने संस्कृतिकरण के लिए निम्न जातियों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। तो इसी के अंदर एम.एन. श्रीनिवास का ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि संस्कृतिकरण भारतीय इतिहासों में सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रधान प्रक्रिया है, एक मेजर प्रोसेस है, सोशल चेंज का एक मेजर प्रोसेस है। अगर हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन आया है तो उस परिवर्तन को लाने में संस्कृतिकरण की अहम भूमिका रही है और वह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक भाग में होती रही। वैसे कहा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह पाई जाती रही है, तो कोई भी भाग ऐसा नहीं है, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर की ये प्रक्रिया ना हुई हो। ये संभव है कि कुछ युगों में वह अधिक प्रबल रही हो, कभी बहुत ज्यादा इसकी इंटेंसिटी देखने को मिली हो कहीं पर, और भारत के कुछ भागों की अपेक्षा अधिक संस्कृतिकरण हुआ। कोई प्लेस ऐसी हो सकती है जहां पे कि आपको संस्कृताइजेशन ज्यादा देखने को मिला हो और कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर संस्कृताइजेशन कम देखने को मिला हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि ये प्रक्रिया सर्वव्यापी है। आप इसको नकार नहीं सकते कि ये सभी जगह पाई जाती रही है। कोई भी अवधारणा अगर हम लेते हैं तो उसके कुछ क्रिटिकल इश्यूज भी होते हैं। तो संस्कृतिकरण की एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी है। पहला है कि संस्कृतिकरण जो है वो एक विषम और जटिल अवधारणा है। श्रीनिवास स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि ये एक विषम और जटिल अवधारणा है, क्योंकि ये सिंगल अवधारणा नहीं है, ये बहुत सारी अवधारणाओं का योग है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें ब्राह्मणीकरण भी है, पर संस्कृतिकरण भी है, इसमें आपके अनुकरण भी है और इसके अंदर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी है, अग्रिम समाजीकरण भी है। तो इन सब के अंश इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। स्पष्टता, सुनिश्चितता एवं तर्क संगतता का अभाव, ये कंसेप्ट जो है वो स्पष्ट नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसके तथ्यों के विश्लेषण एवं सिद्धांत निर्माण के अंदर हम इसको काम में नहीं ले सकते। अगर हमको कोई थ्योरी बिल्ड करनी है तो हम इस अवधारणा को काम में नहीं ले सकते। कई जगह इस अवधारणा के अंदर हमको स्पष्टता, अस्पष्टता दिखाई देती है, तो उस कंडीशन के कारण हम इसको लॉजिकल नहीं मान सकते हैं। श्रीनिवास ने एक जगह लिखा भी था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। उसने स्वयं लिखा कि एक ऐसा शब्द है जिसको कि आप कहीं पे भी क्लैरिटी के साथ में बता नहीं सकते, बहुत सारी चीजें इसके साथ में एड ऑन है, परस्पर विरोधी बातें। श्रीनिवास स्वयं अपने अध्ययन में परस्पर विरोधी बातें करते हैं। कुछ जगह पर वो कहते हैं कि ये संस्कृतिकरण के लिए आर्थिक उन्नयन जरूरी है, कई बार वो कहते हैं कि आर्थिक उन्नयन की कोई जरूरत नहीं है, बिना आर्थिक उन्नयन के भी संस्कृतिकरण हो सकता है। तो उनकी खुद की बातों में ही विरोधाभास देखने को मिलता है। क्षैतिज गतिशीलता भी संभव, ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ लंबवत गतिशीलता ही नहीं होती, बल्कि इसमें क्षैतिज गतिशीलता भी
देखने को मिलती है। जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के अंदर कुछ निम्न जातियां जो है वो समर्थ भी रही हैं, परंतु ये संदेहजनक है। वास्तव में इसके कोई प्रमाण नहीं। हम कह सकते हैं कि वो जातियां ऊंची उठ गई, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आ गया, समाज में उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, लेकिन स्टिल ये संदेहास्पद है। इसको वास्तव में नहीं प्रूव किया जा सकता। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जैसे कि आपको बताया कि सभी देश काल परिस्थितियों के अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिली है, तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और मजूमदार का मानना है कि सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अंदर जो मजूमदार थे उनका कहना था कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि निम्न जातियों के अंदर सभी स्थानों के अंदर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है। ना केवल संस्कृताइजेशन है, नॉन संस्कृताइजेशन भी इसमें देखने को मिल रहा है, असंस्कृतिकरण भी देखने को मिल रहा है कि केवल निम्न जातियां जो है वो उच्च जातियों के संस्कारों, रीति रिवाजों, कर्मकांडों को नहीं अपना रही, बल्कि उच्च जातियां भी अपने प्रथाओं, परंपराओं को छोड़कर निम्न जातियों के समकक्ष आ रही हैं, निम्न जातियों के व्यवसायों को अपना रही हैं और निम्न जातियों के खान पान जैसे मदिरा, मांस और पशु बलि, इन सबको भी अपना रही हैं। तो कालिया ने तो ब्राह्मणों द्वारा जनजातियों की संस्कृति को अपनाने को एक वर्ड दिया था, जनजातीयकरण, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो जनजातियों की संस्कृति को अपना रहे थे और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दे दी, जनजातीयकरण, उसका भी उल्लेख किया, जिससे स्पष्ट होता है कि ये केवल संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि असंस्कृतिकरण की भी प्रक्रिया है। ये एक संकुचित अवधारणा है। इस अवधारणा का जन्म जो है वो भारत के छोटे से भाग कुर्ग के अंदर हुआ। एक छोटे से एरिया की स्टडी करके एक अवधारणा प्रतिपादित कर दी गई और उसके अंदर जनजातियों के बीच में होने वाले पदमूलक परिवर्तन का उल्लेख किया गया। लेकिन ये प्रक्रिया भारतीय समाज में होने वाले अन्य परिवर्तनों के बारे में नहीं बताती, सिर्फ एक ही चेंज के बारे में बता रहे हैं, पोजिशनल चेंज। पोजिशनल चेंज के अलावा भी बहुत सारे और परिवर्तन भारतीय समाज में हुए, उन परिवर्तनों के बारे में किसी भी प्रकार की व्याख्या इस अवधारणा के अंतर्गत नहीं की गई। अनुकरण की प्रक्रिया, कुछ विद्वानों ने इसे अनुकरण की प्रक्रिया भी कहा कि ये सिर्फ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं है, ये अनुकरण की प्रक्रिया भी है। जब दो लोग मिलते हैं, कोई ग्रुप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से मिलता है, एक दूसरे समूह से मिलता है, आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि हम जब पश्चिम समाज को देखते हैं तो हम कई बार पश्चिमी समाज की संस्कृति को भी अपना लेते हैं। जब हम पहले बैठकर आलती पालती मारकर खाना खाते थे, आज हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनकी संस्कृति को भी अपना लिया। तो जब दो समूह मिलते हैं तो उनको अनुकरण करके भी उनकी संस्कृति को अपना लेते हैं। तो ये केवल संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण ही नहीं है, ये अनुकरण भी इसको कहा जा सकता है। और एफ.जी. बेली ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती। जब हम कल्चरल चेंज की बात करते हैं तो उस कल्चरल चेंज को हम संस्कृतिकरण के द्वारा नहीं समझा सकते। इनफैक्ट संस्कृताइजेशन इज अ वास्ट प्रोसेस, एक बड़ी प्रक्रिया है और उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है समाज के अंदर, लेकिन फिर भी हम जो कल्चरल चेंज है उसको क्लियरली इसके अंदर नहीं बता सकते। अब बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आरएस मेंस का टॉपिक है, तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको एक किताब का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जिस किताब के अंदर इस अवधारणा को दिया गया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 इज द ईयर, जिसमें धर्म व समाज संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, कई बार पूछा जाता है कि एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास और इन्होंने कुर्ग दक्षिणी भारत का एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है जहां की अध्ययन किया था और ये तीक्ष्ण पहाड़ों, घने जंगलों और अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश है। ये भी पूछा जाता है कि कुर्ग क्षेत्र में बोलचाल की भाषा कौन कौन सी है, तो द्रविड़ियन, कोंकण, मराठी एवं हिंदुस्तानी वहां की बोलचाल की भाषा है। और कुर्ग लोग वास्तव में स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। कुर्ग समाज में संयुक्त परिवार को ओका कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो जनरली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, इसलिए पूछा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली का जो यूनिट है उसको कुर्ग समाज में क्या कहते हैं, ओका कहते हैं।
सांस्कृतिक अवधारणाओं की उन्होंने 4 सांस्कृतिक अवधारणाओं की व्याख्या जो थी अपने स्टडी के अंदर की थी, दैट इज मंगला, मूर्ता, पोली व मेडी। मंगला जो है वो सुनार के द्वारा कानों को सांस्कृतिक तौर पर छेदा जाने की प्रक्रिया थी। जब कोई युवा हो जाता था बालक, तो उस कंडीशन के अंदर, उस अवस्था में सुनार जो था उसके कान छेद देता था। एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक कल्चरल प्रोसेस है, जिससे कि ये माना जाता था कि ये उस पर्टिकुलर कास्ट का बच्चा है। इसके साथ साथ जब गर्ल्स प्यूबर्टी एज में होती थी तो उनके कानों को छेदा जाता था। मूर्ता नमस्कार करने की क्रिया है, जिसके अंदर अगर कोई छोटा बच्चा बड़े को नमस्कार करता है तो उस कंडीशन में वो 3 बार उनके पैर छूता है और फिर अपने माथे से लगाता है। और अगर बराबर के स्तर के 2 व्यक्ति एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो वो अपने सीने के पास हाथ रखकर नमस्कार की स्थिति में रहते हैं। पोली से आशय सांस्कृतिक अपवित्रता, जो कि जन्म और मृत्यु के समय देखी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जन्म और मृत्यु 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जब केवल एक व्यक्ति ही अपवित्र नहीं होता, बल्कि उनका पूरा परिवार जो होता है वो अपवित्र माना जाता है। और ये अपवित्रता जो होती है वो कुछ दिनों तक चलती है, एक दिन की नहीं चलती, बल्कि कुछ दिनों तक ये संस्कार जब तक उस घर में चलते हैं तब तक वो अपवित्रता उस घर में बनी रहती है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस से व्यक्ति अपने नॉर्मल कार्यों में लग जाते हैं। मैटी से आशय सांस्कृतिक पवित्रता से है, जो कि धर्म को बताता है, क्योंकि धर्म जो है उसका संबंध पवित्रता से होता है। किसी भी कोई भी सैक्रेड जो अनुष्ठान हम करते हैं, चाहे वो हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब सांस्कृतिक पवित्रता के अंतर्गत आते हैं और उसको मैटी कहा जाता है। कुर्क समाज में सामान्यतः भगवती, महादेव एवं अयप्पा के मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी होते हैं। कुर्क के लोग कावेरी नदी की पूजा करते हैं और संपूर्ण चावल के खेत को वर्गा कहा जाता है। कुर्क समाज में कावेरी त्योहार में भी एक संस्कार होता है जिसे कि हम बोटू कहा जाता है। बोटू एक ऐसा संस्कार है जिसके अंदर की जो आपकी फसल होती है उसकी सुरक्षा करना, आपका जो घरेलू कुआं है, खुद का सेल्फ कुआं जो है उसकी सुरक्षा करना, और खेत के अंदर लगी हुई जो फसल है या फिर जो लकड़ियां हैं उनकी सुरक्षा करना जो होता है बोटू के अंतर्गत आता है। और फसल काटने का महत्वपूर्ण उत्सव जो होता है उसको पुत्री कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एमएन श्रीनिवास ने कौन कौन सी फेमस बुक्स लिखी हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं बुक्स पर भी आते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे फेमस बुक एमएन श्रीनिवास की है वो है द रिमेम्बर्ड विलेज, और एक दूसरी है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन, और आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि एमएन श्रीनिवास की हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, हाउस इज ओपन। थैंक यू।